हेलो बच्चों, मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं राजेश कुमार शर्मा आपको कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान को आज बताऊंगा कि भौतिक विज्ञान में सिलेबस क्या क्या है, ये मैं बताऊंगा। कुछ चर्चाएं इस पर करेंगे और फिर इसको स्टार्ट करेंगे। जो भी कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा है वो बहुत अच्छा ही पढ़ा होगा और इसी तरह से या उससे अधिक और अच्छे से मेहनत करके कक्षा 12 की तैयारी में जुट जाइए और कहीं से भी ऐसा न हो कि हमारा कुछ भी छूट रहा, ऐसा न होने पाए। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज पहले मैं आपको उसके विषय में बताऊंगा, फिर उसके बाद में उस चैप्टर से उसके डेरिवेशन डिफिनेशन कराना शुरू करूँगा। सबसे पहले क्लास 12th की मैं बात करूँ तो क्लास 12th यूपी बोर्ड में आता है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, जो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत इकाई आपका फर्स्ट है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ते हैं वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। हमको इसके विषय में जानना है कि वैद्युत आवेश क्या है। भाई वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत वैद्युत आवेश पढ़ना होगा। आवेश का क्वांटीकरण क्या है ये जानना होता है। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है ये जानते हैं। फिर कूलाम का नियम हम लोग पढ़ते हैं, जिनका सूत्र का डेरिवेशन भी करते हैं। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, इन सब के विषय में पढ़ते हैं। फिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर विद्युत पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति के विषय में पढ़ते हैं। और एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण को पढ़ते हैं, जिसको सदिश रूप में भी हम लोग पढ़ते हैं। इतना ही पढ़ना होता है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र में। फिर आपका दूसरा आता है गॉस का प्रमेय, दूसरा चैप्टर। इसी प्रकार गॉस के प्रमेय में भी हम लोग क्षेत्रफल सदिश पढ़ते हैं, घन कोण क्या है ये पढ़ते हैं। गॉस का प्रमेय बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, गॉस का प्रमेय पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में गॉस के प्रमेय के बाद में प्लेट के विषय में पढ़ते हैं। इस तरह से हर एक चैप्टर। फिर अगला आता है तीसरा चैप्टर वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में भी इसी तरह से आपके डिफिनेशन डेरिवेशन सब चलते रहेंगे। तो एक एक चैप्टर को मैं लेकर आपको एक एक चैप्टर लेकर उसको पहले बताऊंगा, फिर उसको लिखवाऊंगा और डेरिवेशन कराऊंगा। इस तरह से हमारी पढ़ाई पूरी तरह से जारी रहेगी। देखिए पहला आपका जो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत है, स्थिर वैद्युतिकी आपका ये यूनिट फर्स्ट है। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। जो पहला चैप्टर है आपका वो है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। देखिए वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एवं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके विषय में सबसे पहले हम जानते हैं कि वैद्युत आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं ये जानना है कि आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश की परिभाषा आप लोगों को क्लास 10th में भी बताई गई होगी, 9th में भी आवेश पढ़े होंगे, 8th में भी कुछ आवेश पढ़े होंगे। तो वैद्युत आवेश होता क्या ये जानेंगे। आवेश तो जानते ही हैं, आवेश इस तरह से रगड़िए रब्ड करिए दोनों हाथों को तो भी आवेश है। और अगर साइंटिफिक डिफिनेशन देना हो तो आप उसको कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है। वैद्युत आवेश के अंतर्गत वैद्युत आवेश की परिभाषा बताएंगे कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है
जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय, जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है, या उसका अनुभव कराता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, जानते ही हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। परिभाषा फिर से जानेंगे वैद्युत आवेश की, कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्लियर हो रही है कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव कराता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। नोट करने की बात यह है कि सजातीय आवेश जो होते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब सजातीय आवेश विजातीय आवेश का मतलब ये है कि ये धन आवेश है और ये धन आवेश है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर यही विजातीय आवेश हो जाए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को ये क्या करेंगे, आकर्षित, एक दूसरे को ये तुरंत क्या करने शुरू करेंगे, ये आकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये इस तरह से ये आकर्षित करेंगे और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या उत्पन्न करता है या उसका अनुभव कराता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। या दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। एक प्रकार के सजातीय आवेश आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत पहले तो हम लोग इसको जानेंगे कि वैद्युत आवेश अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वैद्युत आवेश क्या है। नोट्स बना लीजिए आप लोग और इस तरह से हेडिंग डाल के लिखेंगे कि वैद्युत आवेश होता क्या है। तो आप लिखेंगे कि वैद्युत आवेश के विषय में कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव कराता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतना तो आवेश के विषय में जानना है। इसके आगे और भी आवेश के विषय में जानना हो तो क्या, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम में हम ये जानते हैं कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को उत्पन्न इस तरह से संरक्षण के नियम से देखा जाए, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक दूसरे के रूप में स्थानांतरित या रूपांतरित किया जा सकता है। अब भाई अभी उत्पन्न करना है तो ये एक दूसरे से रब्द करेंगे तभी ये उत्पन्न होगा। किसी चीज़ की गर्माहट और ठंडेपन सब आवेश का ही कारण है। आवेश की अंग्रेजी होती है चार्ज, इंग्लिश होती है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज।
ये है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए इंग्लिश भी लिखाते चलेंगे, अभी तो केवल समझते चलिए क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आवेश का क्वांटीकरण से तात्पर्य ये है कि ये तो जानते हैं आवेश को डिनोट करते हैं किससे, क्यू से। आवेश को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू। और क्यू बराबर क्या होता है, n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम या कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आप परिभाषा अपने से इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कराता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है, Q बराबर n इंटू ई। ये होता है आवेश का क्वांटीकरण। मीन्स प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम, प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणांक होता है, जिसे मूल आवेश ई कहते हैं, जिसे मूल आवेश ई कहते हैं। अतः किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश Q बराबर n इंटू ई होता है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र मतलब जानते हैं एरिया, और वैद्युत का मतलब जानते हैं विद्युत या वैद्युत। जैसे चुंबक एक, जैसे एग्जाम्पल लें कि कोई आपके पास चुंबक है और चुंबक छोटे छोटे लोहे की बुरादों को या लोहे की कड़ों को या कीलों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो एक निश्चित ऐसी दूरी पर चुंबक को रखकर उस कील को या उन छोटे छोटे लोहे के कणों को रखा जाए, थोड़ी दूरी पे रखिए। फिर जब उसको थोड़ा सा पास करेंगे कि पता चला ये चुंबक है, यहाँ पर लोहे के कण ऐसे से रखे गए हैं, ये लोहे के कण है, ये चुंबक है, मैग्नेटिक है, ये लोहे के कण है। तो अभी ये चुंबक इनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए ये कहा जाए कि इसको यहाँ से हटा के जैसे ही हम यहाँ कर देते हैं इन कणों को, तो ये इसको, ये जो चुंबक है, ये मैग्नेट जो है, ये इसको क्या कर ले रहा है, आकर्षित कर ले रहा है। तो जहाँ से ये इसको आकर्षित कर ले रहा है, चुंबक, जैसे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, तो जिसको वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उतनी भाग वो क्या कहलाता है, ये सब चुंबकीय क्षेत्र कहलाएंगे ना। उसी प्रकार हम बात करेंगे किसकी, विद्युत में, कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के, जैसे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करें। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके प्रभाव का या उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करें, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। लिख दे परिभाषा, किसी आवेश के चारों ओर, या तो लिख दे नहीं तो फिर से सुन लीजिए और उसको नोट कर लीजिएगा। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करें, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र में ही हम आगे पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करते हैं ई से।
वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे। देखिए अभी केवल मैं आपको एक एक छोटी छोटी हेडिंग और थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। जब मैं इसको मैं लाइव भी पढ़ाऊँगा आप लोगों को, और लाइव के साथ साथ वीडियो आप हमारा देख भी सकते हैं, और वीडियो में एक एक चीज़ डिस्क्राइब करके और हर एक फार्मूले को डिराइव करके ही मैं आपको बताऊंगा। अभी तो केवल ये है कि वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र में हमको क्या क्या पढ़ना है ये जान लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं नेक्स्ट डे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के विषय में पूरी तरह से लाइव भी पढ़ाऊंगा। आपके पास लिंक पहुंच जाएगा। जो भी ना समझ में आए उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसको ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें कि सर ये समझ में नहीं आया, ये ऐसा ये वैसा। लेकिन अभी तो कुछ नहीं, अभी तो केवल और केवल आपको ये बताया जा रहा है कि वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र में क्या क्या हमको पढ़ना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन हम आपको इसमें बता दे रहे हैं कि हमको वैद्युत आवेश पढ़ना है, आवेश अक्षर का नियम क्या है बता दिए, वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है, कूलाम का नियम पढ़ना है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं जानते होंगे, ये भी पढ़ना है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से डिनोट करते हैं। और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक निष्कोण वक्र, ये तो वैद्युत बल रेखाएं। ये देखिए इस तरह से रहती हैं, ऐसे ये एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करती हैं, ऐसे चली जाएंगी ऐसे, फिर इसको ऐसे। ये वैद्युत क्या है, बल रेखाएं ऐसे, ये एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करती हैं और इनके बीच की दूरियां क्या, ये समांतर दूरी पर चलती रहती हैं। ये कहीं भी एक दूसरे को टच करेंगी तो ये वक्र नहीं बनाएंगी, और वक्र जब नहीं बनेगा तो ये वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगी। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है, कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर कोई बल धन परीक्षण आवेश गति करता है, या जिन पर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है, वह वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जान ही लिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है वेक्टर ई बराबर F/90। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। इसको मिटा दे रहे हैं अभी। कूलाम का नियम क्या है, हम लोग पहले तो पढ़े थे, पहले न्यूटन क्लास 9th में, क्लास 11th में ये सब पढ़ेंगे पिछली कक्षा में। कुछ उसी प्रकार कूलाम का नियम है जिस प्रकार न्यूटन का नियम हम लोग पढ़े थे कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर ही कुल मिला के थोड़ा सा
ये जानिए कि डिफिनेशन उसी प्रकार से बना है। वहाँ पर ब्रह्मांड में कोई दो पिंड लेते हैं, यहाँ पर हम दो स्थिर बिंदु आवेश लेते हैं। वहाँ पर जो हम लोग पढ़े थे, देखिए कि दो पिंड हैं जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान रहा होगा, उनके बीच कुछ न कुछ दूरी रही होगी, या तो वो आकर्षित करते थे या तो वो प्रतिकर्षित बल उन पर लगता था। तो पढ़ते थे कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या फिर प्रोपोर्शनल टू m1 m2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सो f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r², या यही पढ़ते थे f इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपान r², वेयर G 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। यही पढ़े थे कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात f इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r²। और f इक्वल g एक नियतांक है जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान कहीं भी बदलता नहीं। इसका मान 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये हम लोग पढ़े थे 11th में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में। बस यहाँ पर अब ये करना है कूलाम का नियम। ये न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम था, यहीं पर रख देना हमको किसका, कूलाम का नियम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के विषय में जानते हैं, कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम। कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता क्या है, उसमें हम लोग दो पिंड लिए थे, इसमें दो स्थिर बिंदु आवेश लेते हैं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत, मान लीजिए दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिए, एक आवेश Q1 है, एक आवेश क्या है Q2। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच कार्यरत वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच कार्यरत बल, बल मीन्स फोर्स, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इन आवेशों की कुछ न कुछ दूरी रही होगी, एक दूसरे कुछ न कुछ तो दूरी पर ही होंगे। अब देखिए सेम वैसे बन गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लोग क्या पढ़ लेते थे इसको, f इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r²। फिर आगे यही पढ़ेंगे f इक्वल k Q1 Q2 अपान r², जहाँ k एक नियतांक है, k बराबर 1/4πε0, या f इक्वल 1/4πε0 या ε0। क्या पढ़ते थे, f इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r², यही पढ़ते थे। जहाँ 1/4πε0 क्या होता था, आपका नियतांक होता था, जिस तरह से उसमें वो मान रखे जाते थे, g का मान रखा जाता था। फिर इसके बाद में
हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है हमको। इसके बाद बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ये पढ़ना पड़ेगा। अब बिंदु आवेश के कारण मतलब एक बिंदु है, उस आवेश के कारण उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वो तो हम लोग जानते हैं। ये प्रूफ भी मैं कराऊंगा कि E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r², यही फार्मूला इसका होता है, इसको मैं प्रूफ कराऊंगा। फिर उसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको मिटा दे रहे हैं, अभी केवल हम लोग एट अ ग्लांस कर रहे हैं कि क्या क्या हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये जो फार्मूला ये भी प्रूफ कराऊंगा। कूलाम का नियम अभी जान गए, जिस तरह से न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, दो स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न कार्यरत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F is proportional to Q1 Q2/r² और F = 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2/r². Is that clear? Where 1/4 pi epsilon naught is a constant. Then बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ये पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये हम इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। P = Q × TL इसका फार्मूला होता है, P = Q × 2L, ये पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद में फिर वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। अच्छी स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति क्या होती है ये जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति जानना है हमको। और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, तो देखिए अच्छी स्थिति में हम पढ़ते हैं E = 1/4 पाई एप्सिलॉन naught 2p/r³, ये फार्मूला होता है। और निरक्षीय स्थिति में होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन naught p/r³, ये पढ़ना होता है। ये दोनों प्रूव होंगे, बड़े ही इम्पॉर्टेंट। इसके जितने भी डेरिवेशन होंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे और बहुत ही ध्यान से आपको समझना है और बड़ा ही मज़ा आएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लास्ट के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण जो पढ़ते हैं टार्क बल आघूर्ण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, टार्क = PE sin θ। हमको इतना ही पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। फिर नेक्स्ट वीडियो जैसे ही बनेगी और इसका लाइव में क्लास लूँगा, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे। और अब मैं इसको जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो एक एक करके डिफिनीसन भी लिखवाऊँगा आपको बोल बोल के, और उसके बाद में इसका डेरिवेशन मैं करवाता जाऊँगा और आप लोग नोट करते जाएंगे। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए बस धन्यवाद। और अब मैं स्टार्ट कर चुका हूँ क्लास 12th का। बड़ा ही स्वागत है आपका मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।